नोबेल प्राइज जो कि फिजिक्स का आएगा। तो कल आपने स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देखा था जो फिजिक्स का अवार्ड भी देते हैं। तो अगेन वहां पे लिखा हुआ था कि 3 लोग इस अवार्ड को शेयर कर सकते हैं, तो फिजिक्स के केस में भी आप 3 लोगों को ही इन्वॉल्व होता हुआ देखोगे। तो फिजिक्स नोबेल प्राइज जो है इस बार वो जॉन क्लार्क, माइकल एच डिवॉट और जॉन एम मार्टिनेस। अच्छा, न्यूटन के लॉज आपने सुने होंगे, है ना, कि कोई चीज है वो स्टैटिक ही रहेगी अनटिल और अनलेस आप उसको धक्का ना लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, नंबर 1। दूसरा क्या बोलता था, F इज इक्वल टू एम ए, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने धक्का लगा दिया, कोई चीज मोशन में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। एंड थर्ड आप पढ़ते थे इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कोई भी एक्शन है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन रहेगा। पर एक ऐसी ब्रांच, फिजिक्स मतलब न्यूटन के ऊपर टिकी होती है, हर जगह पे न्यूटन का लॉ आ जाता था। ग्रेविटी आप पढ़ते थे कि बॉल आपने ऊपर फेंकी वो दोबारा से वापस आएगी, पर अगर एस्केप वेलोसिटी के साथ फेंकी तो बाहर ही चली जाएगी, वो कभी वापस नहीं आएगी। पर उसके लिए आपको वो बॉल 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकनी पड़ेगी, तो उतना जोर भी तो चाहिए, हमारे पास नहीं है। तो वहां पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ी होंगी, ज्योग्राफी में भी आप सुनते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप पढ़ते हो ट्रेडिशनल फिजिक्स के अंदर। जब बात आती है क्वांटम फिजिक्स की, मैंने एक बुक ली थी इसकी, क्वांटम फिजिक्स की, मतलब फॉर बिगिनर लेवल की, देखूं तो है क्या, इतनी ज्यादा मतलब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है वो, आप सोचोगे कि ये रियलिटी में कैसे एग्जिस्ट करती होगी। अब हुआ क्या, ये जो क्वांटम फिजिक्स थी इसको हम हमेशा जोड़ते थे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक जो कि कहीं ना कहीं इनटेंजिबल होंगे, इनटेंजिबल का मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, शायद आप उसको अज्यूम कर रहे हो यहाँ पे, मतलब थ्योरीज आप दे रहे थे। फिर आती है प्रैक्टिकलिटी की बात, जब इसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करने लगे तो आपने देखा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर तो क्वांटम टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। फिर आई एक और एडवांसमेंट जिसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया 3 लोगों को, दैट इज जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवॉट और जॉन एम मार्टिन्स। इन्होंने बोला कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल तक एग्जिस्ट नहीं करती है, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है, टेंजिबल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। उसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा जिसको आपने पूरा तो याद नहीं करना, पर 2 शब्द याद रखने हैं, वन इज सेमीकंडक्टर, दूसरा आ जाएगा इंसुलेटर। कंडक्टर आपने बचपन में पढ़े होंगे, ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं अपने में से, ठीक। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं, बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे पेपर है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। पर वहीं पे मेटल है, वो किसकी तरह एक्ट कर जाएगी, कंडक्टर की तरह एक्ट कर जाएगी। पर उसके बीच वाली जो चीज थी उसको क्या बोला था, सेमीकंडक्टर। कंडीशनिंग आप करते थे, आपके हिसाब से एज अ कंडक्टर भी एक्ट करेगा और एज अ इंसुलेटर भी एक्ट करेगा। चलो ठीक है, ये स्टोरी आपने पढ़ रखी थी। तो जो रिसेंट रेवोल्यूशनाइजिंग अजम्पशन इन्होंने करी थी वो ये कि नहीं, क्वांटम फिजिक्स सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि इनटेंजिबल चीजों में एग्जिस्ट नहीं करती, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है। आज के टाइम पे आप क्या सुन रहे हो, सेमीकंडक्टर के लिए हम प्लांट लगाएंगे। वैसे विक्रम 3201 आपने एक माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था, वो भी तो सेमीकंडक्टर चिप ही थी। मतलब हम सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे कि ये जो सेमीकंडक्टर है जो कि टेंजिबल है नेचर में, क्या इसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा जो क्वांटम के प्रिंसिपल है। और ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल होते हैं ये ट्रेडिशनल फिजिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। इस टेक्नोलॉजी को जब आप पढ़ते हो, इस फिजिक्स को जब आप पढ़ते हो, वहां पे न्यूटन का लॉ भी फेल, कैपलर लॉ भी फेल, जो भी आप फिजिक्स में 12 तक पढ़ के आए या फिर किसी ने बीएससी करी, मास्टर्स करी, वो सारे लॉज फेल हो जाते हैं आपके क्वांटम फिजिक्स के अंदर। तो एडवांसमेंट क्या थी, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। अब टनलिंग वर्ड सुन रखा है आपने, टनल सभी ने देखी है, बस उस जैसा ही कुछ फंक्शन रहेगा। और एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते थे ना आप, कि ऐसे बैटरी लगाई हुई है, फिर बैटरी को जब आपने ऑन किया तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं, पर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसको कभी ऐसे नेगेटिव नहीं हमने बोला कि करंट तो अच्छी चीज है, इससे तो बिजली आई, तो इसको हम नेगेटिव नोशन पे नहीं लेते थे। फिर वहीं पे प्रोटॉन का रोल आप पढ़ते थे, ये तो पॉजिटिव चार्ज थे, तो प्रोटॉन क्या करते थे, हिंडर करते थे उस करंट को, सप्लाई नहीं करने देंगे आगे। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इन्होंने देखा कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एग्जिस्ट करती है। अभी डरो मत, थोड़ा सा इन शब्दों को हम तोड़ेंगे फिर आप समझ जाओगे, ज्यादा डीप नहीं हम जाएंगे, सुपरफिशियल से वर्ड से याद रखने हैं कि क्या क्या चीजें एक्सपेरिमेंट के अंदर थी। सिग्निफिकेंस क्या है, तो नंबर 1 यही सिग्निफिकेंस है कि आज तक बोलते रहे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही क्वांटम फिजिक्स इंप्लीमेंट होती है, अब बोल रहे हैं कि नहीं, मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि टेंजिबल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। प्रैक्टिकल है, टेंजिबल है।
टच कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल मतलब उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वांटम टेक्नोलॉजी को समझो। तो इसमें क्वांटम फिजिक्स के रूल्स लगते हैं, ना कि फिजिक्स के रूल्स। जो आपने पढ़ा सारा न्यूटन के 3 लॉ, कैपलर एंड ऑल, वो कुछ नहीं यहाँ पे लगेगा जो ट्रेडिशनल फिजिक्स में लगा था। इसमें बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर रहेगा। अब सबसे पहले कल भी आपने एक चीज पढ़ी थी परमाणु के बारे में, एटम्स। अब ये जो एटम होते हैं ना, 3 चीजों के बने थे। कौन कौन सी चीजें थी वो? इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। देखो, प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन और पी फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं होती, पर याद रख लेना। न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। अब देखो, ये जब फ्लो करते हैं ना, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका वजन ज्यादा होता है, हैवी वेटेड होते हैं इफ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। 1200 गुना ज्यादा वजन आपको इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इन दोनों का मिलेगा। मैंने लगभग बोला, ये एक्यूरेट टर्म नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये भारी होंगे तो ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे, वहीं पे पतली चीज है, हल्की चीज है, उसको आप उड़ा सकते हो आराम से। एक बड़ा सा पत्थर है और एक छोटी सी बॉल है, ऊपर की तरफ इजीली किसको फेंक सकते हो? बॉल को, क्योंकि हल्की आपको लगेगी, आप ज्यादा जल्दी उसको फेंकोगे। वहीं पे बड़ा सा पत्थर है, उसको फेंकने में बहुत ज्यादा जोर लग जाएगा। तो सेम होता है, जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं इस डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर। मैंने वर्ड यूज किया डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये सेंटर में ही रहते हैं। ये जो बीच का खाली एरिया दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देंगे, तभी बोला डिस्क्रीट ऑर्बिट। मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, एक पर्टिकुलर रास्ता होगा जिसके ऊपर ये रहते हैं। ये आपने एटम से रिलेटेड चीजें पढ़ी, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। फिर आपने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा होगा बाइनरी डिजिट के बारे में। कौन कौन सी वैल्यूज आती थी? 0 एंड 1। उसमें हम बोलते थे कि बाइनरी डिजिट है, और या तो 0 होगा या फिर 1, पर दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट करेंगे। पर सिंस क्वांटम फिजिक्स है, यहां पे ये चीज फेल कर जाएगी। 0 और 1 ये भी एग्जिस्ट करेंगे, प्लस 0 और 1 एक साथ भी एग्जिस्ट करेंगे। समझ रहे हो? क्वांटम फिजिक्स बोलती है कि आपके जो ट्रेडिशनल आप चीजें पढ़ के आए, वहां पे तो 0 और 1 इंडिविजुअली एक्ट करेगी। सिक्का होता है, जैसे हेड एंड टेल सभी ने किया है बचपन में कि किसकी टर्न आएगी। तो जब आप सिक्का उड़ाते हो तो ऊपर आपको पता नहीं चलता है कि उसका हेड आ रखा है कि टेल आ रखा है। जब वो सिक्का घूम रहा होता है, हाथ पे आ गया, फिर ऐसे हाथ लगा देते थे कि पता ना चले, तब तक भी पता नहीं लगा कि क्या चीज आई है। पर जब आपने देखा तब आपको पता लगा कि इस पे हेड आया या फिर टेल आया। तो वो जो एग्जिस्टिंग स्टेट थी, जहां पे आपको पता नहीं लग पाया इसके ऊपर हेड है या फिर टेल, वो क्वांटम फिजिक्स में एग्जिस्ट करती है। मतलब 2 स्टेट्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। और इसको रिलेट करते हैं, आजो आजो एक और एग्जांपल, डेजा वू के बारे में सुना है? क्या होता है डेजा वू में? ऐसे लगता है ना कि कोई एक्ट आपने करी और वो पहले भी हो रखी है। जैसे मैंने कुछ बोला, मुझे ऐसे लगता है कभी कभी मैंने पहले भी बोला था, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था शायद, पर लगता है जैसे पहले भी हुआ था। तो यहाँ पे 0 और 1 ये दोनों भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। बोल रहा है कि एक यूनिवर्स में अगर 0 है तो दूसरे यूनिवर्स में 1 होगा, दोनों आपस में लिंक्ड हैं। मतलब अब और छोटा कर लेते हैं, एक दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक तरफ मैं खड़ी हूं, एक तरफ मेरी सोल भी आपको दूसरी तरफ मिलेगी, दोनों आपस में लिंक्ड होंगे। क्वांटम फिजिक्स। एक और एग्जांपल, थोड़ा सा साइंटिफिक, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन बिहेवियर आप इस दरवाजे के अंदर देख रहे थे, सेम बिहेवियर आपको उसके ऑपोजिट भी दिखाई देगा। मतलब इसको बैरियर नहीं रोक पा रहा है। वो 2 स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, मल्टीपल स्टेट्स भी हो सकती हैं, 2 स्टेट्स भी हो सकती हैं। मतलब 0 और जो 1 था वो एक साथ एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, आपको पता नहीं लगेगा ये 0 दिख रहा है या फिर 1 दिख रहा है। तो इस स्टेट को बोलते हो आप, एक तो बेसिक यूनिट इज क्यूबिट। ये सवाल आपके हरियाणा के पेपर ने पूछा था कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्यू से ही सारी ऑप्शन आ रखी थी, आंसर था उसका क्यूबिट। तो क्वांटम को समझो, ये टाइनी पार्टिकल्स है जो एटम से भी छोटे हैं, और ये पार्टिकल कुछ अजीब सी चीजें कर सकते हैं जिनको आप सोच नहीं सकते, तभी बोला कि ये बियॉन्ड है। हाँ, सुपर पोजिशन, एंटेंगलमेंट, इंटरफोर्स, अभी आ रही हूं मैं उन सब चीजों के ऊपर। बेसिक्स आइडिया लो, 2 प्लेसेस एट वंस, 2 जगहों पे एक साथ ये हो सकते हैं। जैसे मूवीज में आपने देखा होगा, जैसे भूत का रोल आता है तो एक जगह पे था पहले, फिर दूसरी जगह पे चला जाता है, बस समथिंग लाइक दैट। ये 0 और 1 भी वैसे फंक्शन करते हैं कि एट सेम टाइम 2 जगह पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्टेड है अगर दूर भी है, एक मान लो ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा मान लो इंडिया में है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में रह सकते हैं। तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्क्लेमर दे दिया था कि इसमें थोड़े फिलोसॉफिकल चैम्बर आपने ओपन करने हैं। इन्होंने तो खैर प्रैक्टिकलिटी आपको दिखा दी हुई है। और जो बेसिक यूनिट है क्वांटम की, दैट इज क्यूबिट, 0 and 1 या फिर दोनों। अब आते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। अभी हमने बोला ना कि
मल्टीपल पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है एक ही टाइम के ऊपर। वो जो दो स्टेट्स थी डिफरेंट जगहों के ऊपर एक साथ ये शो कर रहा था, दैट इज क्वांटम सुपरपोजिशन। एग्जाम्पल, जैसे पानी में आप कभी पत्थर फेंकते हो ना, वहां पे रिपल इफेक्ट आता है। जैसे यहाँ पे पत्थर फेंका तो ऐसे वेव्स सी बनने लगती हैं, पर ऐसे थोड़ी होता कि ये वेव अपनी अपनी जगह पे रहती है। एक वेव आगे चली जाती है, वो आगे जितने दूर तक पानी की बॉडी आपको दिखाई देगी वहां तक वो रिपल इफेक्ट दिखाई देगा। मतलब बार बार यहां से वेव्स जनरेट होंगी, वो आगे आगे क्या करती जाएंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करती जाएंगी। मल्टीपल हैं, एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, पैटर्न तो यही बनेगा ना, पर दूर जाती जाएंगी, रिपल इफेक्ट जनरेट होता है। सेम आपका 0 and 1 सुपर पोजिशन क्वांटम फिजिक्स के अंदर दिखाता है। जैसे ये रिपल इफेक्ट होता है, सुपर इंपोज कर जाता है, एक वेव आएगी दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, तीसरे, वो आगे आगे जाएंगी, धक्का मारती जाएंगी एक दूसरे को, पर एग्जिस्ट कर रही है एट द सेम टाइम। बस वैसे ही क्वांटम सुपरपोजिशन भी फंक्शन करती है। देन आता है आपका एंटेंगलमेंट। यहां पे बोलता है कि जब 0 और 1 एग्जिस्ट करेंगे तो एक दूसरे के बिना आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर 0 है तो 1 है, अगर 1 है तो 0 है, मतलब तू है तो मैं हूं तो तू है, वो वाली कंडीशन बनती है क्वांटम एंटेंगलमेंट में। एल्गोरिदम्स को डिजाइन इस तरह से करा जाता है कि बिना रिलेशनशिप के कोई डेफिनेशन वहां पे नहीं आएगी। जैसे बायोलॉजी में आप एक प्रोसेस पढ़ते हो सिम्बायोसिस, उसमें भी यही था ना कि एक है तो तभी दूसरा होएगा, अगर दूसरा नहीं है तो वो जो पहले वाला था वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम क्वांटम फिजिक्स में आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक फीचर मिलता है। उसके बाद क्वांटम टेलीपोर्टेशन। आपने टेलीपैथी सुनी है, क्या करते हैं टेलीपैथी में? हाँ, मतलब फोन का यूज नहीं किया, एक इंसान बैठ जाता है आंखें बंद करके, वो अपने थॉट्स किसी दूसरे के दिमाग में इंट्रोड्यूस करने की ट्राई करते हैं, दैट इज टेलीपैथी। साइंटिफिकली वो प्रूवन नहीं है। वैसे क्वांटम के अंदर क्वांटम टेलीपोर्टेशन देखने को मिलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस, यहां पे मान लो 0 था, यहाँ 1 था, या वहां 1 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है। इसने अननोन क्वांटम स्टेट इसको सेंड करी, आपको नहीं पता डिस्टेंस कितना है, पर अननोन क्वांटम स्टेट इसने भेजी एक जगह से दूसरी जगह पे, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, तो उसको बोलते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन। डिस्टेंस मैटर नहीं करता, वो कहीं पे भी हो सकते हैं 2 पॉइंट्स, पर वहां पे क्वांटम शेयरिंग होती है, दैट इज क्वांटम टेलीपोर्टेशन। उसके बाद आता है क्वांटम इंटरफेरेंस। अब क्वांटम इंटरफेरेंस में मैं वेव्स ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे एम्पलीफायर के बारे में सुना है आप सभी ने, क्या करता है एम्पलीफायर? साउंड की, हाँ, जैसे माइक में हम करते हैं हेलो, हमने आराम से करी, फिर आपको बैक एंड पे वो बहुत जोर से सुनाई देती है। मतलब जब मैंने हेलो करी ना तो वो शायद वेव ऐसे जनरेट हुई थी। जब मैंने एम्पलीफायर में आवाज अपनी बोली, हेलो मैंने उसमें करी, तो वो भी आराम से गई, पर आगे लगा होगा एम्पलीफायर, वो क्या करेगा, इनको सम अप कर देगा, ये जो वेव थी इसको एनलार्ज कर देगा। एनलार्ज का मतलब है अब जो एम्पलीट्यूड निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा, काफी जोर से निकल के आएगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव। यानी कि ये क्या कर सकते हैं, दो वेव्स आपस में मर्ज हो सकती हैं जो कंस्ट्रक्टिव हो सकती हैं नेचर में, एम्पलीफिकेशन की तरह, ज्यादा आपको क्वांटिटी में वो दिखाई देगी। पर वहीं पे ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, ये दो वेव्स मुझे क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी, और हो सकता है मेरे पास एक सीधी लाइन आए, कोई आवाज ही ना बचे। जैसे कोई क्लोज कंटेनर था, आपने उसमें जोर से चिल्लाने की ट्राई तो करी, आपने तो अपने एंड से पूरा जोर लगाया, पर आगे की तरफ कोई आवाज पास नहीं करी, वहां पे कौन सा नेचर आएगा, डिस्ट्रक्टिव। तो वही चीज आपको क्वांटम इंटरफेरेंस में भी मिलती है। मतलब एक फिजिकल फिनोमिना सुपरपोजिशन का ही, जहां पे दो या दो से ज्यादा वेव्स एक एनहांस्ड वेव भी प्रोड्यूस कर सकती है। ये वाला एग्जांपल एनहांस कब आएगी, जब कंस्ट्रक्टिव होगी, दो चीजें आपस में मिलेंगी। पर वहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है, जहां पे ये चीज रिड्यूस कर जाएगी। मैंने सीधी लाइन ड्रॉ करी, मतलब वो जो वेव्स थी वो कम कर चुकी है, इनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 हो चुका है। 0 भी हो सकता है, छोटी सी वेव भी बन सकती है, डिस्ट्रक्टिव है नेचर में, वो जो एम्पलीट्यूड है वो घटना चाहिए। इसके बाद 3 बिग पार्ट्स हैं जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के आज यूज हो रहे हैं। नंबर 1, क्वांटम कंप्यूटिंग में, जैसे सुपर कंप्यूटर्स जो बनाए जा रहे हैं वहां पे भी क्वांटम टेक का यूसेज रह रहा है। देन सॉल्व कर सकता है उन प्रॉब्लम्स को जो नॉर्मल कंप्यूटर हमारे नहीं कर पाते। साथ में जैसे ह्यूज पजल्स गेम्स जो होती हैं, शायद वो नॉर्मल कंप्यूटर उतनी फास्ट तरीके से नहीं सॉल्व कर पाए, पर बाकी ये क्वांटम कंप्यूटिंग कर सकता है। कम्युनिकेशन, मैसेजेस की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में आप सुनते हो, अनसेफ हैं, कई बार साइबर अटैक्स होते हैं, वो मैसेजेस लीक हो जाते हैं, तो वहां पे भी क्वांटम कम्युनिकेशन की एप्लीकेशन को यूज किया जा रहा है कि और ज्यादा सेफर मैसेजिंग करी जा सके। इम्पॉसिबल है हैकर्स के लिए कि इसका कोड तोड़ा जा सके, क्योंकि एल्गोरिदम ही उस तरीके से बनाए जाएंगे। क्वांटम सेंसिंग, यानी कि एक्यूरेट सेंसर्स यूज करे जाएंगे, सेंसर हर एक फील्ड के अंदर आ जाएंगे, फिर वो आपके मेडिसिन के हो या एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो। और इवन थोड़े भी अगर चेंजेस होते हैं ग्रेविटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड में, उन चेंजेस को भी
भी ये हमें बता सकता है। आज के टाइम पे हम वही तो स्टडी करते हैं। अर्थ का स्ट्रक्चर समझना क्यों जरूरी था? क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं यहाँ से, जिस वजह से प्लेट्स में मूवमेंट देखने को मिलती है। तो क्वांटम सेंसिंग की हेल्प से ऐसे सेंसर बनाए जाएं कि मैग्नेटिक फील्ड और जो आपकी ग्रेविटी है उसको बेटर अंडरस्टैंड किया जा सके। तो वहां पे ये एप्लीकेशंस आएंगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्यों है? ज्यादा फास्टर कंप्यूटर आपको बना के देगा, सेफर कम्युनिकेशन और स्मार्टर मेडिकल टूल्स बनेंगे। नैनोटेक पे हम फोकस कर रहे हैं कि रोबोट्स ही ऐसे बना देंगे जो उस बीमारी तक जाएंगे ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो वहां पे क्वांटम टेक को मर्ज कर दिया जाएगा। ज्यादा जीपीएस जो है हमारा एक्यूरेट निकल के आएगा और मैपिंग और भी बेटर तरीके से करी जा सकती है। तो सुपरपोजिशन, क्वांटम टनलिंग। अब टनलिंग आपको एक रह गया। जैसे हमने बात करी कि एक बैरियर लगा था, पर इलेक्ट्रॉन का सेम नेचर इस रूम में भी एग्जिस्ट कर रहा है, एक बाहर वाली साइड भी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे जब भी बीच में टनल आती है तो यहां से बस गई मान लो, इसको पास करती है, फिर दोबारा से आगे निकल जाती है, ओपन एरिया आ जाता है, तो वो टनल इफेक्ट होता है। मतलब बीच में एक हिडन सा पॉइंट आएगा जो बैरियर भी हो सकता है, बिल्कुल बंद था। अब जैसे एक्सपेरिमेंट के साथ समझो जो इन्होंने करे थे। इन्होंने क्या किया, दो सेमीकंडक्टर लिए, बीच में एक छोटी सी इंसुलेटर की प्लेट लगा दी। इंसुलेटर का क्या काम था? एज अ बैरियर एक्ट करना। मतलब अगर मैंने इन दोनों के बीच में लगा दिया तो ये करंट को पास नहीं होने देगा। पर जब इन्होंने क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल लगाए तो इन्होंने देखा कि ये सेमीकंडक्टर जब फंक्शन कर रहा था, कुछ इफेक्ट इसका इस सेमीकंडक्टर के ऊपर भी जा रहा था। ऑल्दो बीच में क्या लगा हुआ था? इंसुलेटर। मतलब कोई दो चीजें ऐसी हैं, बेशक वो बैरियर से सेपरेटेड है पर वो साइमल्टेनियसली वर्क कर रही हैं। क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल हमने वो नॉर्मल पढ़े थे कि करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट वहां से प्रोड्यूस होता है, चार्ज वगैरह एंड ऑल, वो सारी चीजें आपने ट्रेडिशनल फिजिक्स में पढ़ी थी। क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि अगर बीच में इंसुलेशन भी कर रखा था, जब एक ने बिहेवियर शो करा तो दूसरी तरफ भी कोई स्टेट एग्जिस्ट कर रही थी जिसने इसमें भी चेंजेस इंड्यूस करे, मतलब ये भी फंक्शनल हो जाता है। तो मतलब सेमीकंडक्टर तो टेंजिबल है नेचर में, आप यहाँ पे प्रैक्टिकली उसको देख रहे थे। इंसुलेटर लगाया, प्रैक्टिकली आपने देखा कि कोई स्टेट थी जो इसको भी इंड्यूस करवा रही थी, ये भी फंक्शनल हो जाता है। दैट इज द स्टडी, और जिसकी वजह से इनको मिलता है नोबेल प्राइज। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अब हम आ चुके हैं माइक्रोस्कोपिक से। लग गया थोड़ा सा आइडिया किसके ऊपर फंक्शन किया? तो ये जो टनलिंग इफेक्ट है ये वही इफेक्ट है कि बीच में बैरियर लगा था और उसके दोनों ऑपोजिट साइड पे वो एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही थी, दोनों एक दूसरे से लिंक थे। डिस्टेंस कितना है वो मैटर नहीं करता, दैट इज क्वांटम टनलिंग। बीच में बैरियर है, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन बैरियर के आगे पीछे खड़े हुए हैं, ऑपोजिट है बिल्कुल, बीच में पूरा बैरिकेड लगा है, जगह नहीं है जाने के लिए, पर दोनों आपस में लिंक है साथ में, दैट इज क्वांटम टनलिंग। और सेम प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पे स्टडी करा सेमीकंडक्टर्स के केस में। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ था, वहां पे क्वांटम फिजिक्स के मैकेनिज्म लगाए और उन्होंने देखा ये चीज एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ एक एनर्जी क्वांटाइजेशन आप वर्ड पढ़ते हो, एनर्जी क्वांटाइजेशन अभी आपने पढ़ा। हाँ, जो प्रोटॉन था और ये न्यूट्रॉन था, आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है डिस्क्रीट लेवल्स के ऊपर। मतलब ये जो बीच वाला एरिया ये खाली रहता है, शायद इसी खाली वाले पार्ट का कोई इंपैक्ट रहता होगा। एनर्जी क्वांटाइजेशन, इसको थोड़ा सा डेली लाइफ के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे सूर्य से जो किरणें गिरती हैं उसको बोलते हैं कि एनर्जी कभी भी ऐसे रैंडम फॉर्म में नहीं आती, पैकेट्स की फॉर्म में आती है। और उन पैकेट्स को क्या बोलते थे? फोटोन्स। फोटोन्स उसको भी तो एनर्जी क्वांटाइजेशन ही बोलते थे। तो सेम प्रिंसिपल आपका क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी आता है। एनर्जी क्वांटाइजेशन मतलब जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट लेवल पे एग्जिस्ट करती है, ना कि कॉन्टिन्यूअस लेवल पे। वो भी पैकेट की फॉर्म में आ रहे हैं। मतलब ये सूर्य देवता है, इसको ऐसे अज्यूम करो, जो लाइट पड़ रही है हमें तो ऐसे दिखती है ना कि रेडिएशन आ रही है, पर वो एक्चुअल में वैसे नहीं आती, वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही होती है, जिसको हम वर्ड यूज करते थे फोटोन। क्यों आ रही है वो पैकेट्स की फॉर्म में, क्यों आ रही है वो डिस्क्रीट लेवल पे? तभी बोला कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में भी क्या है? गैप एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती, जैसे मेरे पास ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन, मैंने हर जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर दिए होते तो वो कॉन्टिन्यूअस होता। पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, उसमें दिखाया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो डिस्क्रीट लेवल है। कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे, आपको डिस्क्रीट लेवल में दिखाई देंगे। उसको बोला एनर्जी क्वांटाइजेशन। आइडिया लग गया थोड़ा थोड़ा? एक ह्यूमैनिटी वालों को थोड़ा सा आइडिया लगा कि क्या चीज थी यहाँ पे? ठीक है, थोड़े थोड़े हिले से। ओके, तो पहले क्या था, हम पूरे डिस्कनेक्टेड थे मैक्रोस्कोपिक लेवल से, जो टेंजिबल हैं चीजें, पर अब वहां पे भी क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल लग चुके हैं। ये देख लो, सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स का इन्होंने यूज करा। मैंने सेमी कंडक्टर लिख दिया था। सुपर कंडक्टिंग, सुपर कंडक्टर्स का क्या मतलब होता है?
जैसे जो कंडक्टर थे उसमें आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे फास्ट पेस पे आपके चार्जेस चलेंगे, मतलब आप नहीं रोक पाओगे उसको। पर आपने बैरियर की जब शीट लगाई तो वही हुआ कि एक तरफ भी सुपर कंडक्टर था, दूसरी तरफ भी सुपर कंडक्टर था, कोई चीज थी जो इन दोनों को आपस में लिंक कर रही थी। ये पहुंच गया मैक्रोस्कोपिक लेवल तक। मैक्रो यानी कि बड़े साइज का, और साथ में टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते थे। ओके जी, बाकी क्वांटम टनलिंग आई थिंक क्लियर है। ये देख लो, ये सारी ऑर्बिट्स दिखाई हुई है, ये डिस्क्रीट लेवल को दिखाया हुआ है कि कॉन्टिन्यूस नहीं होता, कभी भी डिस्क्रीट नेचर का होता है। और कहां कहां पे यूज करा जाएगा, तो नोबेल कमेटी ने बोला है कि हम इस प्रिंसिपल को अब क्रिप्टोग्राफी में भी यूज करेंगे, कंप्यूटिंग और जो सेंसर आपने पीछे पढ़े उनमें भी यूज करेंगे। तो इसकी पॉसिबल एप्लीकेशंस अब दिख रही है हमें। और ये ब्रिज जो था थ्योरी का और प्रैक्टिकलिटी का, वो कहीं ना कहीं अब कंपनसेट हो चुका है, मतलब अब स्टडी और ज्यादा एडवांस करी जाएगी। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, इसके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और ये जो लेगेसी है अपने में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स की कैटेगरी में। लग गया, थोड़ा सा आइडिया लग गया, इसको हमने डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करा, ऑल्दो ये हमारे बस का नहीं है। अगर इसकी आप थ्योरी भी पढ़ोगे एज अ बिगिनर लेवल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमने कुछ और पढ़ा होता है, क्वांटम फिजिक्स बिल्कुल ऑपोजिट चली जाती है।